Hello everyone, today I'm going to continue our MCQ series which is based on famous English poet John Milton. If you are new to our YouTube channel, please subscribe and also press bell icon. This video is very important for exam point of view, so without delay, let's start. Which text of Milton does the following line appear in? Thou canst not touch the freedom of my mind. ये जो लाइन है पूछा गया है मिल्टन के किस टेक्स्ट में यानी किस वर्क में आई है. Read the options please. What will be answer? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी. ये लाइन आई है वर्क कॉमस में. कॉमस एक मास्क है जिसको लुडो कैसल में परफॉर्म किया गया था 1634 के अंदर परफॉर्म किया गया था लुडो कैसल के अंदर. ठीक है, इसको पब्लिश किया गया है 1637 के अंदर. ठीक, ये जो परफॉर्म किया गया था ये किया गया था जॉन ईगर्टन के सामने जो कि फर्स्ट एल ऑफ ब्रिज वाटर थे. ये आपको याद रखना है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 102. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू सजेस्ट दैट सैटर्न इज द रियल हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पूछा गया है कि वो पोएट कौन है जिन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया था कि जो पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है, रियल हीरो है, वो कौन है? सैटर्न है. सबसे पहले सजेस्ट किसने किया था वो आपसे पूछा गया है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, वो है विलियम ब्लैक. ठीक है, ये फर्स्ट हैं ये सजेस्ट करने वाले कि जो सैटर्न है वो रियल हीरो है पैराडाइज लॉस्ट का. ठीक है, अच्छा ये बहुत से पोइट्स ऐसे हैं जो पैराडाइज लॉस्ट का जो हीरो है वो सैटर्न को मानते हैं. उसमें से गौथी है, पीबी शैली है, लोवेल मैसन है और ये विलियम ब्लैक भी उसी के अंदर है. ठीक है, चलिए इसकी अच्छा बात कर लेते हैं पैराडाइज लॉस्ट की. तो पैराडाइज लॉस्ट को 2 टाइम पब्लिश किया गया है. जो इसका फर्स्ट एडिशन आया था वो आया था 1667 के अंदर. उस टाइम इसमें 10 बुक्स थी. इसके बाद सेकेंड एडिशन आता है इसका, यानी जब दोबारा इसको पब्लिश किया गया था तो वो किया गया था 1674 के अंदर और उस टाइम इसमें 12 बुक्स थी. ठीक है, ये आपको याद करना है. पैराडाइज लॉस्ट जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है. किस में लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है और ये आयम्बिक पेंटामीटर में है. ठीक है, इसका जो मीटर है वो कौन सा है? आयम्बिक पेंटामीटर है और ये एक एपिक पोयम है. चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 103. हु इज़ द लीडर ऑफ द फॉलन एंजल्स इन पैराडाइज लॉस्ट. ठीक है, पूछा गया है जो फॉलन एंजल्स थे उनका लीडर कौन है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर. व्हाट विल बी आंसर? होपिंग दैट कि आप समझ गए होंगे. करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए. फॉलन एंजल का जो लीडर था वो था सैटर्न. ठीक है, ये आपको याद रखना है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 104. व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन्स ट्रीटाइज ऑन एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन पर जो मिल्टन ने ट्रीटाइज लिखी है उसका नाम पूछा गया है, क्या है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑफ एजुकेशन. बात करते हैं ऑफ एजुकेशन की, तो इसको पब्लिश किया गया था 1644 के अंदर. ठीक है, कैसे किया गया था? ये 8 पेजेस का एक पम्पलेट था. ये जो ऑफ एजुकेशन है ये एक पम्पलेट था 8 पेज का. ठीक है, पब्लिश किया गया था 1644 के अंदर. ये आपको याद रखना है. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 105. विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स राइटिंग स्टाइल. मिल्टन का जो राइटिंग स्टाइल है वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस्ड है, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं? क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर भी है. बाइबल से तो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड है क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, सैमसन एगोनिस्टिस है, ये बाइबल से ही है. रेनेसा ह्यूमनिज्म भी इसी के अंदर है. तो ये इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी है, ये करेक्ट आंसर है. ठीक है, ऑल ऑफ द अबव. चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 106. हु इज़ द नरेटर ऑफ पैराडाइज लॉस्ट. पूछा गया है पैराडाइज लॉस्ट का नरेटर कौन है. व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर ए. उसके नरेटर जॉन मिल्टन ही है. जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को ऐसा लिखा है जैसे कि वो खुद अपनी बात बता रहे हैं. ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट जो इसका सेकेंड एडिशन आया था
वो कब आया था? वो आया था 1674 में। उस टाइम पर इसमें 12 बुक्स थी। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स थी, तो आपको 12 लिखना है, क्योंकि बाद में 12 भी थी, ठीक है, 12 कंसीडर की जाती हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्टन सन? मिल्टन के बेटे का नाम पूछा गया है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉन मिल्टन जूनियर। इसकी डेथ हो गई थी, ये आपको पता होगा। जॉन मिल्टन के फादर का नाम क्या था, जानते हैं आप? अगर आप जॉन मिल्टन के फादर का नाम जानते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें, ठीक है। फादर का नाम और मदर का नाम जानते हैं तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर करें। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 108। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिल्टन्स एपिक पोइट्री? पूछा गया है मिल्टन की जो एपिक पोइट्री है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इनमें से कौन सी है, वो बतानी है आपको। यूज़ ऑफ कपलेट्स है, यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स है, यूज़ ऑफ सोनेट है, यूज़ ऑफ फ्री वर्स है। मे बी कि आपने अब तक मेरी वीडियोस देखी हैं तो आप आंसर कर सकते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूज़ ऑफ ब्लैंक वर्स, क्योंकि मिल्टन ने ब्लैंक वर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा किया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है द लाइन दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम? लाइन है ये वाली, ये यहाँ तक, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये पूछा गया है किस पोयम के अंदर आई है। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट ये आई है, किस में आई है? ये आई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस में, ठीक है। ये आई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर, जिसको लिखा है किसने? जॉन मिल्टन ने। चलिए, ऑन हिज ब्लाइंडनेस ये एक इम्पोर्टेंट सोनेट है, ये एक क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट सोनेट है। इसको सोनेट नंबर 19 कहा गया है। क्या कहा गया है? सोनेट नंबर 19, ठीक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। इसको जब ये मिल्टन कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे 1652 के अंदर, तो कुछ का तो मानना है कि ये 1652 में लिखा गया है, और कुछ लोग कंसिडर करते हैं कि ये 1655 में लिखा गया है। अभी लिखने की डेट परमानेंटली श्योर नहीं है, ठीक है। लेकिन जो पब्लिश किया गया है इसको 1673 के अंदर, ये डेट जो है कंप्लीटली श्योर है, ठीक है। सोनेट नंबर 19 कहा गया है इसको। ये लिखा गया है पेट्रार्कन सोनेट के अंदर। किसमें लिखा गया है? पेट्रार्कन सोनेट में या इटालियन सोनेट में। पेट्रार्कन सोनेट दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है ऑक्टेव, ठीक है। दूसरा आप समझ गए होंगे सेस्टेट। ऑक्टेव होता है कितने लाइन का? 8 लाइन्स का। और सेस्टेट होता है 6 लाइन का। इसकी राइमिंग स्कीम क्या है? राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, ये हो गई है 8 लाइन, ठीक है। इसको कहते हैं ऑक्टेव। और सेस्टेट है सी डी ई सी डी ई, ये हो गई है 6 लाइन, ये हो गया है सेस्टेट, ठीक है। इसको जो लिखा गया है, इसका मीटर कौन सा है? मीटर है आयम्बिक पेंटामीटर। अगर आप इसके नोट्स बना रहे हैं हाथों हाथ तो वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। नोट्स बना लीजिए, क्योंकि मैं मैक्सिमम डिटेल्स प्रोवाइड करा देता हूँ एमसीक्यूज की, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द सैटर्न नॉट टेक इन पैराडाइज लॉस्ट? पैराडाइज लॉस्ट के अंदर सैटर्न जो है वो कई सारी फॉर्म्स को लेता है, मतलब कई सारे रूप बदलता है वो। तो पूछा गया है इनमें से कौन सी वो फॉर्म है जो पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न ने नहीं ली है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है वो? आउल। यानी कि उसने आउल की फॉर्म जो है नहीं ली है, तो उसने स्नेक की ली है, चेरप की ली है, कॉर्मोरेंट की ली है। और कौन सी ली है अगर आप जानते तो बताएं। एक फॉर्म जो ली है उसने वो ली है कॉमेट की। कॉमेट, या हम उसे कह सकते हैं मेट्योर, METEOR। ये कॉमेट की फॉर्म कब लेता है? जब ये हेवन से निकाला जाता है तो ये कॉमेट की फॉर्म लेकर निकलते हैं वहाँ से। चेरप के निकलते हैं, कॉर्मेट के निकलते हैं, एक होता है, एक और आती है वो टॉड, TOAD, टॉड की लेकर निकलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्म्स हैं जो आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। ये कॉर्मेट याद रखें आप बिल्कुल, और ये टॉड काफ़ी पूछा जाता है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है पैराडाइज लॉस्ट इज रिटर्न इन विच वर्स, ठीक है। वर्स बतानी है किस वर्स में लिखा गया है। राइम्ड वर्स है, ब्लैंक वर्स है, फ्री वर्स है, या हाइकू है। तो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है।
पैराडाइज लॉस्ट जो लिखी गई है वो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स जो होती है वो अनराइम्ड होती है, अनराइम्ड होती है और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। क्या चीज़, पहले आप ब्लैंक वर्स समझें। ब्लैंक वर्स क्या है? ब्लैंक वर्स होती है अनराइम्ड, क्या होती है? अनराइम्ड होती है, प्लस वो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर जो है लिखी जाती है। मैक्सिमम जो मीटर होता है उसका वो आयम्बिक पेंटामीटर होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 112। द फेमस लाइन, कौन सी लाइन है? ये है, वाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, इट इज स्पोकन बाय। ये जो लाइन है, ये लाइन किसने बोली है, ये आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? वाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, बस फील्ड तो खोया है हमने, सब कुछ नहीं खोया है, हिम्मत नहीं हारी है। ठीक है, तो ये कहा है ऑप्शन नंबर सी, सैटर्न ने। सैटर्न ने कहा है किस पोयम के अंदर? ठीक है, तो ये कहा है उसने एपिक पोयम पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट में कहा है। किस बुक में कहा है? बुक फर्स्ट के अंदर ये लाइन कही है। ठीक है, ये लाइन जो कही है सैटर्न ने कही है, एड्रेस करता है किसको? गॉड को। गॉड को एड्रेस करके कहता है कि व्हाट थो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। हु गार्ड्स द गेट ऑफ हेल इन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट। जो पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जो मिल्टन ने लिखी है उसमें हेल का जो गेट है उसे कौन गार्ड करता है वो आपको बताना है। डेथ करती है गब्राइल, मॉलोक या फिर सिन? व्हाट विल बी आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सिन। ठीक है, अब सिन कौन है? ये सैटर्न्स डॉटर है। क्या है? सैटर्न्स की डॉटर है। अब ये डॉटर जो है ये कैसी है? ये हमारी तुम्हारी तरह इंसान नहीं है बिल्कुल भी, ये थोड़ी डिफरेंट है। ये जो इसका जो कमर है ना, वेस्ट जो होती है उससे ऊपर है, उसमें ये एक वुमन है, औरत है, एक लेडी है। और जो कमर से नीचे का इसका एरिया है, हिस्सा है, ये वो स्नेक है वहां से। ठीक है, तो कमर से नीचे क्या है? स्नेक है, और कमर से ऊपर क्या है? ये एक लेडी का रूप ले रखा है इसने। तो इस तरह इसका फिगर मेंशन किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग मिल्टन्स लाइफ टाइम। ठीक है, तो देखा है मिल्टन के पूरी लाइफ के अंदर इन चारों में से कौन सा इवेंट जो हुआ है? इंग्लिश सिविल वार हुआ है, रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की हुई है। रेस्टोरेशन ऑफ मोनार्की बताया वो कब हुई थी? वो हुई थी 1660 के अंदर। और जो चार्ल्स सेकंड है वो दोबारा गद्दी पर बैठ गया था। जब वो गद्दी पर बैठा 1660 के अंदर तो मोनार्की रिस्टोर हो गई थी। चार्ल्स फर्स्ट से पहले जो किंग थे ना वो थे चार्ल्स फर्स्ट, सॉरी चार्ल्स सेकंड से पहले थे वो थे चार्ल्स फर्स्ट। उनको एग्जीक्यूटेड कर दिया गया था, एक्जीक्यूट कर दिया गया था। और उसके बाद जो ओलिवर क्रोमवेल है वो थ्रोन पर बैठ गया था। ठीक है, गद्दी पर बैठ गया था, तो वहाँ का वो लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गया था। ठीक, प्रोटेक्टरेटशिप शुरू हो गई थी। तो रिस्टोर होती है मोनार्की चार्ल्स सेकंड से। द ग्रेट फायर इन लंदन ये भी हुआ था। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। ये क्लियर हो गया आपको? चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क। जॉन मिल्टन के वर्क से कौन सा मिसमैच है वो आपको बताना है। ऑफ एजुकेशन 1644 में, ये बिल्कुल ठीक है। एरोपेजिटिका 1647, लिसिडा 1637 बिल्कुल ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट 1667 में फर्स्ट एडिशन आया था, इसमें 10 बुक्स थी। ठीक है, तो डाउटफुल जो है वो ये एरोपेजिटिका है, क्योंकि ये जो आया था ये था 1644 के अंदर। ठीक है, तो ये गलत है, जो ऑप्शन नंबर बी है हमारा ये गलत है। तो इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 116। जॉन मिल्टन बिगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विद। पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखी है उसकी फर्स्ट बुक जो शुरू करता है वो किस चीज़ से शुरू करता है? लेमेंट से, इन्वोकेशन से, सोलिलोकी से, या रिफ्रेन से? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो उसका ऑप्शन नंबर बी, शुरू करता है इन्वोकेशन से, जॉन मिल्टन। फ्रेंड्स आप हमें ये बताइए पैराडाइज लॉस्ट का सेकंड एडिशन जॉन मिल्टन ने पब्लिश कराया था वो कब कराया था, यानी कि दूसरी बार जो उसको पब्लिश किया गया था वो कब
करा था, वो आप बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम 117, बाई वॉट एज हैड मिल्टन बिकम टोटली ब्लाइंड। किस एज में जॉन मिल्टन जो है कंप्लीटली ब्लाइंड हो गए थे, वो आपको बताना है। 117, तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, 44, ठीक है। 44 की एज में ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे। इनका जन्म हुआ था वो था 1608 के अंदर, और 44 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो कितना जाएगा, 2 5 6 1 15 1652, सॉरी 1652 में कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, ठीक। कहीं कहीं आपको 43 भी दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन सन वो यही लेके लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक है। मंथ्स वगैरह का चक्कर हो जाएगा थोड़ा बहुत उसके अंदर। आप हमें ये बताइए कि जो 1652 जो ईयर है, 1652 जो ईयर है, ये जॉन मिल्टन के लिए एक डिजास्टरस ईयर निकल साबित हुआ है। इसमें बहुत से लोगों की डेथ हुई है, ठीक है। वो किन किन लोगों की डेथ हुई है इस सन के अंदर, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसका आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपका कोई रिव्यू है तो आप हमें अपना रिव्यू ज़रूर दीजिए। किसी भी तरह की वीडियो क्वालिटी को लेकर या वीडियो एडिटिंग को लेकर प्रॉब्लम है तो आप वो मेंशन ज़रूर कीजिए। वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है तो वो मेंशन ज़रूर कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है वो आप हमें आंसर ज़रूर कीजिए, अपना रिव्यू आप ज़रूर दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट और रेफर्स टू, जो पैराडाइज लॉस्ट की ओपनिंग लाइंस हैं उसमें एक वर्ड आता है ओरेब। पूछा गया है ये ओरेब जो है किसको रेफर किया गया है, व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, माउंट हॉरेब को कहा गया है, ठीक है। जितने भी एमसीक्यूज हम कवर कर रहे हैं ये सारे के सारे प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ तो ही है, इससे पहले भी जितने मैंने एमसीक्यूज कवर किए हैं वो मैक्सिममली रिपीटेड ही हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को चेंज करके पूछे गए हुए हैं, ठीक। तो आप एक भी एमसीक्यू को स्किप ना करें, ध्यान से नोट्स बना लें इनके, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं ये। नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं, व्हाट वाज द नेम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी दैट मिल्टन सपोर्टेड। उस पॉलिटिकल पार्टी को पूछा गया जिसको मिल्टन ने सपोर्ट किया था। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये है पार्लियामेंटेरियन, ठीक है। इसको लर्न कर लें, नोट कर ले कहीं भी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट कंप्लीटेड बाय जॉन मिल्टन। हाँ ये बताइए आप, जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को कंप्लीट कब किया था। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1665 में कंप्लीट कर लिया था। स्टार्ट कब किया था ये अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कब किया था, ठीक है। कब स्टार्ट की थी जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट को लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका मैं आंसर दे रहा हूँ, इतने आप अगर जानते हैं तो उसको टाइप ज़रूर कीजिए प्लीज़। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 121 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन मिल्टन्स पॉलिटिकल व्यूज। पूछा गया है इन सब में से किसका मिल्टन के पॉलिटिकल व्यूज है उस पर इन्फ्लुएंस था। क्लासिकल रिपब्लिकनिज्म है, क्रिश्चियन थियोलॉजी है, या रेनेसा ह्यूमैनिज्म है, ऑल ऑफ द अबोव है। तो करेक्ट आंसर इसका यही है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 120 में एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, पूछा गया था कि पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने स्टार्ट कब किया था। तो उसको जो स्टार्ट किया था लिखना वो क्या था 1658 के अंदर, ठीक है। ये आप याद रख लीजिएगा, 1658 में लिखना स्टार्ट किया था। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, हु वाज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग मिल्टन्स लाइफ टाइम। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन था, मैंने अभी आपको बताया भी था। होपिंग दैट आपने वो सुना होगा ध्यान से, उसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। लॉर्ड प्रोटेक्टर कौन था वो कमेंट बॉक्स में टाइप ज़रूर कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट वन इज, हु डिसअप्रूव्ड ऑफ जॉन मिल्टन लिसिडास फॉर इट्स इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी। किसने डिसअप्रूव कर दिया था जॉन मिल्टन के लिसिडास को इसकी इनहेरेंट
इम्प्रोबेबिलिटी की वजह से। तो जो 123 का आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सैमुअल जॉनसन। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 124। व्हाट वाज द नेम ऑफ द ट्रीटी दैट एंडेड द फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर? उस ट्रीटी का नाम पूछा गया है जिसकी वजह से फर्स्ट इंग्लिश सिविल वॉर जो हुआ था वो एंड हो गया था। वो कौन सी ट्रीटी है? उसका जो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रीटी ऑफ न्यूपोर्ट। ट्रीटी ऑफ न्यूपोर्ट, ठीक है, इसको आप याद रख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा भी गया है। कब पूछा गया है? आरपीएससी 2000 पीजीटी 2016 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125, हु इज द एंटागोनिस्ट ऑफ सैमसंग एगोनिस्टिस? सैमसंग एगोनिस्टिस के अंदर एंटागोनिस्ट कौन है? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, पैलेस्टाइन्स हैं। पैलेस्टाइन्स हैं, ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। पैलेस्टाइन्स का लीडर था वो था हड़प्पा। ठीक, तो सारे ही लोग एंटागोनिस्ट माने गए हैं इसके अंदर, ये आप याद रखने हैं आपको। ठीक है, 126 देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर इश्यू दैट लेड टू द इंग्लिश सिविल वॉर? वो मेजर इश्यू पूछा गया है जिसकी वजह से इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था। रिलीजन था, पॉलिटिक्स था, इकोनॉमिक्स था, या ऑल ऑफ द अबोव? ये सारे के सारे रीजन थे, और सबसे बड़ा था रिलीजन, धार्मिक। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज 127। हु वाज द लीडर ऑफ पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस ड्यूरिंग इंग्लिश सिविल वॉर? जो पार्लियामेंटेरियन फोर्सेस थे उसमें उसका लीडर कौन था वो आपको बताना है। तो वो हैं ओलिवर क्रोमवेल। ठीक है, लीडर कौन थे इसके? ओलिवर क्रोमवेल थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच पोएट इन्फ्लुएंस कीट्स द फॉल ऑफ हाइपेरियन, जो कि आई है 1819 के अंदर। ये भी पूछा गया है। द फॉल ऑफ हाइपेरियन जो जॉन कीट्स की है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड थी? तो वो जॉन मिल्टन से इन्फ्लुएंस थे। द फॉल ऑफ मैन से, ठीक है, तो पैराडाइज लॉस्ट जो है उससे ये इन्फ्लुएंस थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट वाज द नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ रिलीजियस रेडिकल्स हु सपोर्टेड मिल्टन्स व्यू? मिल्टन्स के अपने व्यूज़ थे, ठीक है, उसको सपोर्ट करने वाले ग्रुप का नाम पूछा गया है। प्यूरिटन्स थे, प्यूरिटन्स तो खुद जॉन मिल्टन थे, खैर कौन थे बताइए? करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, इंडिपेंडेंट्स जो ग्रुप था वो लोग इसके मिल्टन के व्यूज़ को सपोर्ट करते थे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है 130। मिल्टन वाज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, हु मेड द अबव स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट किसने दिया है कि मिल्टन वाज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? ठीक है, कि मिल्टन ने डेविल्स की पार्टी को ज्वाइन कर रखा था, उसको पता भी नहीं था कि वो डेविल को सपोर्ट कर रहा है। वहाँ पर डेविल की नहीं लिख रहा है सब कुछ। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये दिया है ब्लैक ने। ब्लैक का पूरा नाम है विलियम ब्लैक। एमसीक्यू नंबर 131 इज मिल्टन्स ऑन शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन? पूछा गया है जॉन मिल्टन की जो ऑन शेक्सपियर है इसको कब पब्लिश किया गया है? व्हाट विल बी आंसर? सो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑन शेक्सपियर को लिखा कब गया है। तो जॉन मिल्टन ने इसको लिखा है 1630 में। ठीक है, और ये जो एनोनिमसली पब्लिश की गई थी ये की गई थी विलियम शेक्सपियर का जो सेकंड फोलियो आया था उसके अंदर। सेकंड फोलियो आया था 1632 के अंदर। जैसा कि आपको पता है फर्स्ट फोलियो तो विलियम शेक्सपियर का आया था वो था 1623 के अंदर। ठीक है, दूसरा आया था 1632 के अंदर। तो इसमें पब्लिश की गई थी सेकंड एडिशन के अंदर विलियम शेक्सपियर के ये पोयम ऑन शेक्सपियर जो है। ठीक, लेकिन कुछ जगह आपको ये देखने को नहीं मिल सकता है आंसर के अंदर कि 1630 में ही पब्लिश की गई थी, लेकिन जहाँ तक मैं श्योर हूँ और जहाँ तक करेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आंसर 1632 ही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इशू वाला क्वेश्चन था इसलिए इसको मैंने पहले रख दिया है। अब आगे देख लेते हैं 132। जॉन मिल्टन एरोपेजिटिका वाज अबाउट द फ्रीडम ऑफ? पूछा गया है कि जॉन मिल्टन ने जो एरोपेजिटिका लिखी है, अच्छा एरोपेजिटिका लिखी है 1644 में, ये किस बारे में है वो आपको बताना है, स्पीच, क्रिटिसिज्म, रिलीजन या फिर थॉट। तो इतना आप समझ गए होंगे कि ये फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर लिखी गई है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर 133,
हु सेड, किसने कहा है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। ये लाइन किसने कही है, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोएट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नेशन। तो ये जो लाइन कही है, ये कही है किसने, मार्क पैटिसन ने। ये आप इसको लिख लें, ये झारखंड पीडीडी 2006 में आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट, जो कि 134, द फॉल ऑफ सैटर्न एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर डेज। ठीक है, फॉल ऑफ सैटर्न जो है, जो शो किया गया है बुक फर्स्ट में पैराडाइज लॉस्ट की, वो कब तक चला था, कितने डेज रहा था वो फॉल ऑफ मैन। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ये चला है 9 डेज तक, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हु इज द पैलेस्टाइन लीडर हु मॉक सैमसन। सैमसन एगनिस्टिस से ही क्वेश्चन लिया गया है। बात कर लेते हैं सैमसन एगनिस्टिस की, तो इसको पब्लिश किया गया था 1671 के अंदर, ठीक है। ये एक क्लोजेट ड्रामा है और साथ में एक ट्रेजेडी भी है, ठीक है। डेलिला कौन थी, ये सैमसन की वाइफ थी। मनोवा कौन थे, ये इसके फादर थे, ठीक है। तो पैलेस्टाइन लीडर थे वो थे हड़प्पा। हड़प्पा जो हैं ये कौन है, पैलेस्टाइन के लीडर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी आंसर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 136, हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड जब चल रहा था तो उस टाइम पर इंग्लैंड का किंग कौन था। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स सेकंड। रेस्टोरेशन पीरियड कब स्टार्ट हुआ है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया भी है, पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। तो वो हुआ था 1660 में, रेस्टोरेशन पीरियड दोबारा स्टार्ट हो गया था, चार्ल्स सेकंड गद्दी पर बैठ गए थे, ठीक है। इससे पहले जो चार्ल्स फर्स्ट थे उनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था। ओलिवर क्रोमवेल जो है लॉर्ड प्रोटेक्टर बन गए थे इंग्लैंड के, ठीक। उनको हटाने के बाद किसको, ओलिवर क्रोमवेल को दोबारा चार्ल्स फर्स्ट का बेटा चार्ल्स सेकंड जो है वो क्राउन पर बैठता है, थ्रोन पर बैठता है, ठीक है। कब बैठते हैं वो 1660 में, उस तभी से रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 138, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सैमसन एगोनिस्टिस इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। रीड द ऑप्शंस प्लीज। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, दिस इज द फर्स्ट वर्क ऑफ मिल्टन, यही सही है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है, बाकी के सारे पार्ट जो हैं गिवन इसमें डिटेल्स वो सब बिल्कुल ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लाइसेंसिंग एक्ट 1643। लाइसेंसिंग एक्ट जो 1643 आया था उसका कंसिक्वेंस क्या है, क्या परिणाम हुआ उसका। इंक्रीज फ्रीडम ऑफ द प्रेस, फ्रीडम की प्रेस की फ्रीडम बढ़ गई थी। सेंसरशिप ऑफ पब्लिश्ड वर्क हुआ था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेशनल लाइब्रेरी या प्रमोशन ऑफ लिटरेसी, क्या हुआ था। करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी, सेंसरशिप ऑफ पब्लिश्ड वर्क। जो भी आपने वर्क पब्लिश किया था वो जांच होने लगी है उसकी, उस पर कैंची चलने लगी थी कि ये ऐसे पब्लिश नहीं करेंगे आप, ठीक है। तो इसके बाद नंबर 140 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन का नहीं है। एल एलेग्रो जॉन मिल्टन का ही है, ठीक है। अच्छा, एल एलेग्रो जो है ये पता है आपको लिखा कब गया था, ये लिखा गया था 1631 में और पब्लिश हुआ था ये 1645 में, एक इल पेंसरोसो भी थी। वीनस एंड एडोनिस, तो ये तो विलियम शेक्सपियर की है, तो यही आपका आंसर है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन इज 141, हु वाज द लीडर ऑफ रॉयलिस्ट फोर्सेस ड्यूरिंग द इंग्लिश सिविल वॉर। ठीक है, लीडर पूछा गया है रॉयलिस्ट फोर्सेस का सिविल वॉर के टाइम पर। तो जो रॉयलिस्ट फोर्सेस थी उनका जो लीडर था वो था प्रिंस रूपर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, इन विच ईयर जॉन मिल्टन वाज बोर्न। जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए। डेट क्या थी और मंथ कौन सा था वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए बस, अगर आपको पता है तो।
प्लेस मैं बता रहा हूँ आपको, आप मुझे बताइए डेट और मंथ। ठीक है, कहाँ पर जन्म हुआ था? ब्रेड स्ट्रीट में, ब्रेड स्ट्रीट लंदन के अंदर हुआ था। ठीक है, डेथ कब हुई थी? डेथ हुई थी 8 नवंबर 1674, बर्न हिल, BURN, बर्न हिल रॉ, लंदन। ठीक है, डेट एंड मंथ आप मेंशन कर दीजिए कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेजर कंसिक्वेंस ऑफ इंग्लिश सिविल वॉर? इंग्लिश सिविल वॉर का मेजर कंसिक्वेंस क्या है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ रिपब्लिक। हाँ, तो ये तो ठीक है, क्योंकि जब सिविल वॉर हुआ था तो चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, रिपब्लिक लोग जो हैं ये गवर्नमेंट में आ गए थे। रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की, हाँ जी। सिविल वॉर कंसिक्वेंस ये भी हुआ कंसिक्वेंस था कि मोनार्की जो है वो 1660 में रिस्टोर हो गई थी। चार्ल्स फर्स्ट का एग्जीक्यूशन हो गया था, वो मैंने आपको बता दिया है, तो सबके सब ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। हु वाज द लॉर्ड प्रोटेक्टर ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम 1653 से 1658 तक? कौन रहा था लॉर्ड प्रोटेक्टरेट? वो तो आप जानेंगे, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ओलिवर क्रोमवेल। मोनार्की जो रिस्टोर हुई थी वो थी 1660 के अंदर, और जो ओलिवर क्रोमवेल है वो 1658 में उनकी डेथ हो गई थी, तो वो अब क्या लॉर्ड प्रोटेक्टर बनते। उसके बाद फिर इनका बेटा रिचर्ड क्रोमवेल जो है ये थ्रोन पर बैठा। ठीक है, ये इतना एबल नहीं था जितने एबल ओलिवर क्रोमवेल थे गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने में। इनकी डेथ के बाद इनका बेटा उस लायक नहीं रहा, उसको हटाने के बाद चार्ल्स सेकंड जो है वो थ्रोन पर बैठ गए, मोनार्की रिस्टोर हो गई। ये आप याद रखें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेजर कंसिक्वेंसेस ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्की 1660? जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी, मोनार्की बोलते हैं जब किंगशिप होती है ना, वो किंगशिप चल रही है, किंग का रूल चल रहा है, वो मोनार्की है। ठीक है, चार्ल्स सेकंड बैठे थे थ्रोन पर 1660 के अंदर, तो आपको रट चुका होगा। जब मोनार्की रिस्टोर हुई थी, चार्ल्स सेकंड जब गद्दी पर बैठे थे, तो फिर क्या हुआ था? क्या हुआ था? एग्जीक्यूशन ऑफ मिल्टन हो गया था, मिल्टन को जेल में भेज दिया गया था, मिल्टन को निकाल दिया गया था लंदन से, द पार्डन ऑफ मिल्टन ने माफी मांगी थी। क्या हुआ था? कोई एक काम हुआ था इनमें से। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, द इम्प्राइजनमेंट ऑफ मिल्टन। मिल्टन को जेल भेज दिया गया था क्योंकि मिल्टन ने जो मोनार्की थी उसका विरोध किया था। ओलिवर क्रोमवेल की पार्टी को सपोर्ट किया था इन्होंने, और जो टेन्योर ऑफ किंग्स मजिस्ट्रेट लिखी थी उसमें जस्टिफाई भी करा कि हाँ किस तरीके से ओलिवर क्रोमवेल जरूरी है देश के लिए। देश का जो खेल है ना ये बहुत बड़ा खेल होता है, देश का नाम लो और कुछ भी कर लो फिर। हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? हु इज एट वंस द चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन? पूछा जाएगा चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन एट वंस, एक बार कौन है, किसको कहा गया है, कौन है? तो ये तो मिल्टन को डिस्कस करना जाएगा, तो मिल्टन ही आंसर होगा। आपको याद ये भी रखना है कि चाइल्ड ऑफ रेनेसा एंड चाइल्ड ऑफ रिफॉर्मेशन भी इनको कहा गया है, मिल्टन को। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट को देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ में हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आप अपना रिव्यू आप हमें ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि वीडियो आपको कैसी लगी है, नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं, या हम अपनी वीडियोस में क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या मेरी स्पीड हल्की है, मुझे फास्ट करनी चाहिए, मेरे पढ़ाने में क्या कमी है, वो कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में लिखें। कोई कमी नहीं तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन टेक्स इट्स थीम फ्रॉम? मिल्टन की जो फेमस एपिक है पैराडाइज रिगेन्ड, इसकी जो थीम है वो कहाँ से ली गई है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल, यहाँ से ली गई है। ठीक है, पैराडाइज रिगेन्ड को पब्लिश कब किया गया था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, ये आपके लिए एक वर्क है।
अगर आप जानते हैं इसको पब्लिश कब किया गया है तो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी डिटेल्स पैराडाइज लॉस्ट की, मैं पैराडाइज रिगेन की मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, चलिए अभी जितनी डिटेल्स हो सकती हैं, ठीक। पैराडाइज रिगेन्ड को 4 बुक्स में पब्लिश किया गया है। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट को पहले 10 में किया गया था, फिर 1674 में 12 बुक्स में पब्लिश किया गया था, इसको 4 बुक्स में किया गया है, ठीक। इसको ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, किसमें? ब्लैंक वर्स के अंदर। ये जो पैराडाइज रिगेन है ना, ये मिल्टन की फेवरेट है, ठीक है। ये डिडैक्टिक रिमार्क से भरी हुई है। और एक खास बात और, कभी पूछ सकते हैं आप में कि इसमें लाइंस कितनी हैं, तो 2065 लाइंस है। मैंने पूछा कि ये पब्लिश कब हुई है, ठीक है। पैराडाइज रिगेन पब्लिश कब हुई है, लिखी कब गई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। लिखी गई है 1671 के अंदर। पब्लिश कब हुई है प्लीज़ वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रिमार्क अबाउट हिज फादर एज गिवन बिलो। किसने अपने फादर को रिमार्क किया है इन वर्ड्स के साथ में, ठीक है। माई फादर डेस्टाइंड मी फ्रॉम my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. किसने ये बात कही है? जॉन मिल्टन को डिस्कस करें, जाहिर सी बात है जॉन मिल्टन ही होंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। लेकिन साथ साथ एग्जाम में आप ये ना भूलें कि जो ऑप्शन दिए गए हैं वो टीजीटी और पीजीटी का राइटर्स हैं। अगर आप टीजीटी अपियर हो रहे हैं, टीजीटी का आया हुआ है वैसे, तो जॉन मिल्टन भी, वर्ड्सवर्थ भी और गोल्सवर्दी भी, तीनों के तीनों टीजीटी के राइटर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट याद कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। नेक्स्ट वन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर्ड इन 1660। 1660 का जो इवेंट है ना, रेस्टोरेशन और मोनार्की रिस्टोर हो गई थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बार बार मेंशन किया है इस चीज़ को। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में खुद दे देंगे, होपिंग दैट आपको पता है, तो प्लीज़ आंसर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। हमें भी तो लगेगा हाँ हमारी मेहनत कामयाब हो रही है, आपको सीख पा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं 150, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स गिवन है, कौन सा ट्रू है वो आपको बताना है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए प्रीकर्सर टू लिसिडास। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज ए कर्टल सोनेट। कर्टल सोनेट, अगर आप जानते हैं कर्टल सोनेट किसे कहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा आप इसको। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस गिवन बाय लेटर एंथोलॉजीज, नन ऑफ द अबव। तो 150 का जो करेक्ट आंसर है ना वो ऑप्शन नंबर सी है। मिल्टन ने इस सोनेट को कोई टाइटल नहीं दिया, ये आप जानते हैं, कोई टाइटल नहीं दिया मिल्टन ने सोनेट को, इसीलिए इस सोनेट को जो कहा गया है, सोनेट नंबर दिया गया है सोनेट नंबर 19, ठीक है। इसको जो पब्लिश किया गया है 1673 में। कंपोज की बात करते हैं तो 1650s लिखना बेहतर रहेगा, ये एस है, क्योंकि डेट मेंशन नहीं हो पाई है कंप्लीटली, राइटर्स भी डाउटफुल हैं इस रिगार्डिंग। मैंने कई जगह तो देखा है 1652 और कुछ जगह देखा है मैंने 1655। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि डाउटफुल होते हैं वो एग्जाम में नहीं आते, तो इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आएगा तो या तो ये सन आएगा, फिर 1652 नहीं आएगा ऑप्शन के अंदर, और अगर 1652 आएगा तो ऑप्शन में, तो फिर ये ऑप्शन में नहीं आएगा 1665, ठीक है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं देते हैं एग्जामिनर, डिस्प्यूटेड हो जाता है, बाद में प्रॉब्लम्स राइज होती हैं। 151, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन, ठीक है, बस पढ़ लीजिए इसको, कौन सा इनकरेक्टर है जॉन मिल्टन का रेफरेंस में। चलिए पढ़ते हैं। 1671 मिल्टन इश्यूड हिज लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री विच कंटेन पैराडाइज रिगेन एंड सैमसंग अगेंस्टिस। सही से लग रहा है। पैराडाइज रिगेन इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट। अच्छा जी, इनकरेक्ट पूछा गया, ये तो सही है, ये भी एक तरह से ठीक ही है। सैमसंग अगेंस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। अच्छा जी। लिसिडास हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसरियन वर्स। ये तो ठीक से लग रहा है मुझे। हाँ जी, आप बताइए। करेक्ट आंसर जो है ना वो है ऑप्शन नंबर सी। सैमसंग अगेंस्टेड इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम। अच्छा, यूनिटी ऑफ टाइम नहीं, सैमसंग अगेंस्ट के अंदर प्लेस नहीं है और एक्शन नहीं है, कोई भी यूनिटी, यानी कुछ चीज़ मैच नहीं कर रही उसके अंदर, सब यहाँ वहाँ हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सैमसंग एगोनिस्टिस की। सैमसंग एगोनिस्टिस जो है ये एक वर्स ड्रामा है। क्या है ये? एक
वर्स ड्रामा जो कि बिब्लिकल स्टोरी पर बेस्ड है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। सैमसंग अगेंस्ट जो पब्लिश किया गया है वो किया गया है 1671 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 152। हाउ अकॉर्डिंग टू मिल्टन इन हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस डज वन बेस्ट सर्व गॉड। यानी कि एक इंसान जो है गॉड की बेस्ट सर्विस कैसे कर सकता है, जो उन्होंने मेंशन किया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर। बताइए व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बाय सबमिटिंग हिज विल क्वाइटली। ठीक है, बता ही दिया मैंने आपको ऑन हिज ब्लाइंडनेस पब्लिश कब की गई है कई बार। तो वो आंसर आप अब कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए कि आपका याद हुआ भी है या नहीं है। ठीक है, अगर आपको पता है कब पब्लिश हुई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है नंबर 153। मिल्टन्स फर्स्ट वर्क इज। मिल्टन का पहला वर्क कौन सा है? पैराडाइज लॉस्ट। इसको तो लिखा पब्लिश किया गया था 1667 में फर्स्ट टाइम, तो पहला नहीं है। सैमसंग अगेंस्ट 1671 में किया गया था। डिफेंसियो सेकुंडा, डिफेंस सेकंडा को किया गया है 1654 में, इसको लिखा गया 29 के अंदर, तो पहला ये वाला ही वर्क है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, ठीक है, इसको हम नेटिविटी ओड भी कहते हैं। ठीक है, इसको लिखा गया है 1629 के अंदर। ठीक, और इनको इन्होंने पब्लिश किया है ना इसको, इनकी जो पोएम्स है, पोएम्स ऑफ मिस्टर जॉन मिल्टन, उसमें पब्लिश किया गया है इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 154। जॉन मिल्टन, लिसिदास एंड मैथ्यू अर्नोल्ड थायरिसिस आर एग्जाम्पल ऑफ। किसका एग्जाम्पल है ये? लिसिदास और थायरिसिस। ये जो एग्जाम्पल हैं ये पास्टोरल एलिजी के हैं दोनों, क्योंकि लिसिडास तो पास्टोरल एलिजी है, ये थायरिसिस भी पास्टोरल एलिजी है। ठीक है, लिसिडास जो डेडिकेट की गई है, यानी कि जिस पर वो लिखी गई है, जिसको रो रहे हैं, जिसके ऊपर रो रहे हैं, एक डेथ हो जाती है, एलिजी उसके ऊपर लिखी गई है ये लिसिडास, तो वो एडवर्ड किंग है। और इसे लिखी गई है, ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये भी इनके जो मैथ्यू आर्नोल्ड हैं, ये अर्थर ह्यू क्लग हैं। स्पेलिंग लिख देता हूँ मैं इसकी, ARTHUR, अर्थर ह्यू, HUGHU, क्लॉग, CLOUGH, इसी है। ठीक है, इसी है ये, CLOUGH, ये क्लब है, अर्थर ह्यू क्लॉग। ठीक है, ये याद रख लीजिए। और चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 155। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स डिड मिल्टन राइट इन ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट। इनमें से कौन सी पोएम है जो जॉन मिल्टन ने ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट में लिखी है? तो जो ऑक्टोसिलेबिक कॉपुलेट में लिखी है जॉन मिल्टन ने, वो लिखी है कौन सी? वो लिखी है इल पेंसरोसो। ठीक है, इल पेंसरोसो को जो इन्होंने पब्लिश किया है वो किया है 1645 के अंदर। कंपोज कब की गई है? कंपोज की गई है 1631 के अंदर। अनराइम्ड ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखी गई है। और जो इल पेंसरोसो का मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर, उसे कहते हैं मेलंकली मैन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट। हु इज़ द मैसेंजर हु अनाउंसेस सैमसंग्स डेथ। सैमसंग की डेथ का अनाउंसमेंट कौन करता है? कौन है वो मैसेंजर? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, द कोरस। कोरस ही बताते हैं इसको, जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है गाने गाते हैं, वही अनाउंसमेंट करते हैं कि जो सैटर्न जो है वो सब कुछ गिर गया है, ढह गया है और सड़क के मर गया है। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन इन्वोक्स हिज हेवनली म्यूज यूरेनिया एट द बिगिनिंग ऑफ। पैराडाइज लॉस्ट के अंदर जॉन मिल्टन जो है वो हेवनली म्यूज को बुलाते हैं, जिसका नाम है यूरेनिया। वो किस बुक में बुलाते हैं वो आपको बताना है, बुक 1, बुक 4, बुक 9 या बुक 7। तो जो वो इन्वोक करते हैं उसको, वो करते हैं तो बुक 1 के अंदर, बुक 7 के अंदर। तो बुक 1, बुक 7, पहला और फोर ये रहा। करेक्ट आंसर नंबर डी। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 158। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक 9 मिल्टन राइट्स दैट एडम वाज ओवरकम विद डैश एंड सो एट द फॉरबिडन फ्रूट अगेंस्ट द बेटर नॉलेज। बताइए किस चीज़ से ओवरकम हो गए थे, जो को जानते हुए भी उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट को खा लिया था? तो वो फीमेल चार्म से क्या हो गए थे? ओवरकम हो गए थे। यानी कि वो फीमेल चार्म की वजह से ही कि वो उसको इतना प्यार करने लगे थे ईव को, एडम, कि अकेली रहेगी फिर मैं अकेला रहूँगा, उससे अलग नहीं हो पाए, और उन्होंने भी वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया। ठीक है, तो ये तो स्टार्टिंग से रहा है अटैचमेंट, इसमें आज के लोगों की क्या गलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एलोपैथिका।
एरोपेजिटिका के बारे में कौन सी बात नॉट ट्रू है, यानी कि फॉल्स है? इट वॉज पब्लिश इन 1644, ये तो ठीक है, ठीक है। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ ऑनलाइन सेंड प्रिंटिंग, ये भी ठीक है। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड, ये सही नहीं है। इट इज स्पीच एड्रेस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड, ये भी ठीक है, स्पीच ही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। इसके बाद देखते हैं 60। द ओपनिंग 16 लाइन्स ऑफ पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस, जो शुरू की जो 16 लाइन है वो क्या है? वो वन सेंटेंस के अंदर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। पैराडाइज लॉस्ट के कुछ आंसर आप अब दीजिए मुझे। फर्स्ट टाइम जो पब्लिश की गई थी वो कब की गई थी, कितनी बुक में थी? सेकंड टाइम पब्लिश की गई थी कब की गई थी, कितनी बुक्स के अंदर थी? कौन सी वर्स में लिखा गया है, फ्री वर्स में है या ब्लैंक वर्स में है, वो आंसर कीजिए, ठीक। मीटर कौन सा है वो आंसर कीजिए, ठीक है। MCQ number 61 is the phrase bottomless perdition occurs in Milton's Paradise Lost in। पूछा गया है जो फ्रेज है बॉटमलेस परडिशन, ये पैराडाइज लॉस्ट के किस बुक में आया है? व्हाट विल बी आंसर? व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये जो फ्रेज आया है ये आया है बुक फर्स्ट के अंदर, ठीक है, बॉटमलेस परडिशन। बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की, तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखना स्टार्ट किया था 1658 में और ये फिनिश हुई थी 1665 में, ठीक है। इसको 2 टाइम पब्लिश किया है। फर्स्ट टाइम जो उसको पब्लिश किया था वो किया था 1667 में, उस टाइम के अंदर इसमें 10 बुक्स थी, ठीक है। और सेकंड टाइम जो उसको पब्लिश किया था वो किया था 1674 में, उस टाइम में इसके अंदर 12 बुक्स थी, ठीक है। बात कर लेते हैं मीनिंग के। बॉटमलेस परडिशन का जो मीनिंग है वो क्या है? बॉटमलेस का मतलब तो आप जानते हैं इसका कोई बॉटम ना हो, यानी कि बेहिसाब बेइंतहा। परडिशन मतलब बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन को, या अ प्लेस ऑफ इटर्नल डैमनेशन और हेल। हेल या इटर्नल डैमनेशन मतलब जहाँ पर सिनर्स को क्या है, इटर्नल पनिशमेंट मिलती है। परडिशन को हम हिंदी में नरक भोग भी बोल सकते हैं या डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 162। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माई एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में आया है। व्हाट ग्लोरी इज बीइंग रेफर्ड टू बाय सैटन? किस ग्लोरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं? यानी कि जो ग्लोरी है यहाँ पर वो किस ग्लोरी की बात कर रहे हैं सैटन यहाँ पर, ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर ए, द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड। जो सैटन है ना वो भी हार नहीं मानता, गॉड से जो लड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर बाद में उसको हेवन से निकाल कर हेल में भेज दिया जाता है। तो वहाँ भी ये कहता है कि स्वर्ग में गुलाम बनकर रहने से बेहतर है कि नर्क में हम राजा बनकर रहें, ठीक। तो वो हार नहीं मानता है, ठीक। तो यहाँ पर ये लाइन जो कही है सैटन के द्वारा कही गई है, किनसे कही है? जो अदर फॉलन एंजल्स हैं उनसे कहता है। वो कहता है कि गिव अप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ जो रेथ का मीनिंग है ये माइट ही है, ठीक है। एक्सटॉर्ट किसको कहा गया यहाँ पर लिखा ना, एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट का मतलब होता है ऑब्टेन बाय फोर्स, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को बलपूर्वक ले लेना, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 163। इन पैराडाइज लॉस्ट विच कैरेक्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ मेकिंग ऑफ ईव फ्रॉम अ रिब ऑफ एडम्स साइड? पैराडाइज लॉस्ट के में कौन सा कैरेक्टर ये बात को नरेट करता है जो स्टोरी बताता है कि ईव की मेकिंग की, यानी कि ईव कैसा बना गया है? रिब से बनाया गया है एडम के, ठीक है, कि ईव को एडम की रिब से बनाया गया है। इस स्टोरी को कौन नरेट करता है? ईव करती है, एडम या रफेल या फिर गॉड? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एडम बताते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है MCQ नंबर 164 इज जॉन मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ गोल्ड। गोल्ड को जॉन मिल्टन जो है प्रीसियस बैन कहते हैं। इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसको क्या किस तरीके से हम बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं? यह है पैराडाइज लॉस्ट की बुक सेकंड के अंदर। डेक्टाइल या ऑक्सीमोरोन या एंजामैन या जुग्मा। तो ये दोनों अपोजिट वर्ड आ गए हैं, प्रीसियस और बैन, तो ये हो गया है हमारा ऑक्सीमोरोन, ठीक है, ये तो आपको पता हो गई। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 165। पैराडाइज लॉस्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ हिज लाइफ। पूछा गया है पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने अपनी लाइफ की किस फेज में लिखा हुआ है? मिडिल में, फर्स्ट में जब वो स्टूडेंट थे, तभी लास्ट फेज में।
तो पैराडाइज लॉस्ट को जॉन मिल्टन ने लिखा है वो लास्ट फेज में लिखा है, ओल्ड एज के अंदर, जिस वक्त वो ब्लाइंड हो गए थे। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 166। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस एंड्स विद एन एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट्स। पूछा गया है कि जब जॉन मिल्टन ने जो लिखी है पोएम, जो सोनेट है, ये सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जब ये एंड होती है तो किस एक्सप्रेशन से एंड होती है, वो आपको बताना है। 166 का आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फेथ इन गॉड्स वे। इसका जो एंड होता है, एक्सप्रेशन होता है, लास्ट एक्सप्रेशन वो होता है फेथ इन गॉड्स वे, कि जॉन मिल्टन ये कहता है कि हमें गॉड के वेज के अंदर क्या करना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस के, जिसको कंपोज किया गया है अराउंड 1650s कह सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 1655 में, जब कंप्लीटली ब्लाइंड हो गया था 1652 में, उसके बाद उन्होंने लिखी है। ठीक है, 1655 में। इसको पब्लिश किया गया था 1673 के अंदर। ठीक है, जो टाइटल है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये जो दिया गया है, ये दिया गया है थॉमस न्यूटन के द्वारा। किसके द्वारा? थॉमस न्यूटन ने इसको टाइटल दिया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, और ये टाइटल दिया था उन्होंने इसको 1761 में, ये भी याद रखें। टाइटल दिया था 1761 में, और इसको कंपोज किया गया था 1655 में, और पब्लिश किया था 1673 में। टाइटल कब दिया था इसको? 1761 में थॉमस न्यूटन ने। इसको लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। किस में लिखा गया है? आयम्बिक पेंटामीटर में इसको लिखा गया है। इसकी जो वर्स फॉर्म है वो है ब्लैंक वर्स। क्या है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसका जो इसका सोनेट टाइप है वो है पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट। कौन सा है? पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई और सी डी ई। ठीक है, जो शुरू की 8 लाइन है, पेट्रार्कन सोनेट में शुरू की 8 लाइन होती है, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। जो बाद की 6 लाइन आती है इसमें उसे बोलते हैं सेस्टेट। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हु इज मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज बिलीव टू सर्व गॉड बेस्ट। वो कौन है जो जॉन मिल्टन की ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर बिलीव किया जाता है कि वो सर्व करता है गॉड की बेस्ट तरीके से? रीड द ऑप्शन प्लीज। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। वो करता है सर्व बेस्ट तरीके से वन हु हियर्स हिज बर्डन बेस्ट, जो गॉड की परेशानियों को भी पियर कर लेता है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस को लिखा कब गया था, ये आप याद रख लें। कंपोज किया गया था 1655 में, और पब्लिश कब किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। ऑन हिज ब्लाइंडनेस को कब पब्लिश किया गया है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स फर्स्ट वाज बिहीडेड इन। चार्ल्स फर्स्ट को एग्जीक्यूट कब किया गया था वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, 1649 के अंदर। ठीक है, ये ध्यान रखना है चार्ल्स फर्स्ट को कब बिहेड किया था 1649 के अंदर। इसका पूरा इंसिडेंट मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार बता चुका हूं, तो प्लीज वहां एक बार विजिट जरूर कर लें। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। मिल्टन रोट अ लैटिन पास्टोरल टू एक्सप्रेस हिज सोरो ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड चार्ल्स डियोजोती। इट हैज सम सिमिलरिटी टू लिसिडास, आइडेंटिफाई इट। जैसे कि एडवर्ड किंग की डेथ पर, किसकी किंग डेथ पर? एडवर्ड किंग की डेथ पर जॉन मिल्टन ने लिखी थी लिसिडास। कब लिखी थी ये? 1637 में लिखी थी। ठीक है, इसी तरह इनका एक फ्रेंड और था चार्ल्स डियोजोती, उसकी डेथ पर इन्होंने लैटिन लैंग्वेज के अंदर एक पोएम लिखी है। उसका नाम बताना है आपको, वो कौन सी? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, एपिथेफियम डेमोनिस। ठीक है, इसको जो लिखा है इन्होंने, इसको लिखा है 1639 से 1640 के बीच में। ठीक है, ये लैटिन में लिखी हुई एक पोएम है, लैटिन में। ठीक है, लिखा हुआ भी यहाँ पर लैटिन पास्टोरल है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 70। मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज। मिल्टन की जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो सोनेट तो है, लेकिन किस तरह का सोनेट है वो आपको बताना है। ये मैंने आपको अभी बताया भी था। अगर आप बता सकते हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। वैसे तो मैं आंसर बता ही रहा हूँ आपको। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर
बी पेट्रार्कन सोनेट। ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 पैराग्राफ होते हैं, इसमें 2 स्टैंजास होते हैं। एक तो होता है 8 लाइन्स का, एक होता है 6 लाइन का। 8 लाइन के स्टैंजा को हम बोलते हैं ऑक्टेव, और 6 लाइन का स्टैंजा जो होता है उसे बोलते हैं हम सेस्टेट। ठीक है, मैक्सिमम में लिखा जाता है आईएमबी पेंटामीटर के अंदर, और ब्लैंक वर्स ये होती है। फिर इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 171। हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। पूछा गया है एसेज ऑन मिल्टन का जो राइटर है वो कौन है, यानी कि एसेज ऑन मिल्टन को किसने लिखा है। ये सारे जो एमसीक्यूज हम पूछ रहे हैं प्रीवियस एग्जाम से पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो एसेज ऑन मिल्टन को जो राइटर है वो है मैकॉले। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 172। इन लाइन थर्ड ऑफ हिज ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी कि ऑन हिज ब्लाइंडनेस सोनेट है विलियम जॉन मिल्टन का। उसकी जो थर्ड लाइन के अंदर मिल्टन स्पीक्स ऑफ वन टैलेंट, मिल्टन जो है एक टैलेंट के बारे में बात करते हैं, वो टैलेंट क्या है। ऑन हिज ब्लाइंडनेस की थर्ड लाइन के अंदर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हिज पोएटिक एबिलिटी। क्योंकि टैलेंट तो उसमें पोएट्री का ही था मिल्टन के अंदर, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे पूछा था कि जॉन मिल्टन ने ऑन हिज ब्लाइंडनेस को पब्लिश कब किया था, तो मैं उसका आंसर आपको कर देता हूं। वो किया था इन्होंने 1673 के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपके लिए ये राइज होता है कि जो टाइटल गिवन था ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो 1761 के अंदर दिया था, और वो दिया किसने था वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको पता है तो आप आंसर देने की कोशिश जरूर करें। ठीक है, और नेक्स्ट जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ऑन ब्लाइंडनेस से रिलेटेड, मैं उसके अंदर इस नाम को भी मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो इसलिए आप या तो वीडियो को पॉज कर लें और या फिर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दें। ठीक है, 173 हु इज द राइटर ऑफ एसेज ऑन मिल्टन। एसेज ऑन मिल्टन पे आई थिंक ये अभी आया था, तो आप एक काम कर लें, इसके आंसर को टाइप कर दें कि वो एसेज ऑन मिल्टन जो है वो किसने लिखा है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 174। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट व्हाट डज लाइट रेफर टू। पहली बात तो ये है कि ये जो लाइन आई है ये किस पोएम के अंदर आई है, ये किस वर्क में आई है। व्हेन आई कंसीडर हाउ माय लाइट इज स्पेंट, तो ये जो लाइन आई है ना ये आई है ऑन हिज ब्लाइंडनेस के अंदर। किस में आई है, ऑन हिज BLIND ब्लाइंडनेस। ठीक, मैंने ही बताया था कि पूछा था आपसे कि इसका जो टाइटल देने वाला इंसान है वो कौन है, यानी टाइटल इसको किसने दिया है। तो ये टाइटल दिया है, ये दिया है थॉमस न्यूटन ने। किसने दिया है, थॉमस न्यूटन ने टाइटल दिया है। कब दिया था, 1671 में दिया था। चलिए इस बात को छोड़ते हैं, पूछते हैं लाइट जो है वो किसको रेफर कर रही है। माई लाइट इज स्पेंट, किस लाइट की बात कर रहे हैं। व्हेन आई कंसीडर, जब मुझको ये पता चलता है कि उसकी जो लाइट है वो कैसे स्पेंट हो गई, तो लाइट का जो मतलब यहाँ पर निकलता है वो है आई साइट। वो यहाँ पर कोई बल्ब वगैरह की या ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, वो अपनी आई साइट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो उनकी आंखों की रोशनी थी वो चली गई थी। वो गई थी तकरीबन 1652 में, और उसी जब लाइट चली गई, आंखों की रोशनी चली गई, तो तभी तो उसको लिखेंगे। हाँ, तो कुछ लोग ये कंसीडर करते हैं कि या तो लिखी गई है 1652 के अंदर या लिखी गई है 1655 के अंदर। ठीक है, यहाँ पर कंफ्यूजन है कुछ लोग, तो मैक्सिमम जो चांसेस हैं मैक्सिमम मानते हैं 1655 के अंदर। इसलिए ये अभी तक पूछा नहीं गया है कब इसको लिखा गया था, पब्लिश कब किया गया है, ये कई बार पूछ लिया गया है। तो पब्लिश कब किया गया है ऑन हिज ब्लाइंडनेस को, वो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है 175। जॉन मिल्टन वाज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652, मैंने आपको बताया था। व्हाट अदर इवेंट इज पेक्यूलियर इन द ईयर, और दूसरा कोई इवेंट और है वो जो हुआ था। एक तो ये था कि 1652 के अंदर ये क्या हो गए थे, ब्लाइंड हो गए थे। दूसरा इवेंट क्या था, इन्होंने कॉमर्स को पब्लिश किया था, मैरिड हुए थे, शादी की थी, इनकी वाइफ की डेथ हो गई थी, या पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट कर दिया था, बताएं। दूसरा जो इवेंट हुआ था वो हुआ था हिज वाइफ डाइड, इनकी वाइफ मर गई थी। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर गिवन है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉमर्स पब्लिश हुई थी, ये कह रहे हैं कॉमर्स जो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1637 के अंदर। पैराडाइज लॉस्ट लिखना स्टार्ट किया था, तो पैराडाइज लॉस्ट जो लिखना स्टार्ट किया था वो क्या था 1658 के अंदर। और फिनिश कब की थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अभी वीडियो को पॉज कर लें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि पैराडाइज लॉस्ट कब फिनिश की थी। ठीक है, और बस यही पॉइंट्स बन पाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है नंबर 176। हु रोट एंड अबाउट हुम, किसने लिखी है ये लाइन और किसके बारे में लिखी है। दाई सोल वाज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, ये लाइन किसने लिखी है, किसके बारे में लिखी है। व्हाट विल बी आंसर, तो करेक्ट आंसर जो है इसका है वो ऑप्शन नंबर सी, ये लिखी है वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन।
वर्ड्सवर्थ ने अबाउट मिल्टन लिखी है। ये किस पोएम में लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, वो भी आपको मैं बता दूं। वो लिखी थी लंदन के अंदर, लंदन 1802 के अंदर, जिसमें रशियन रिवॉल्यूशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा, सब लोग अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं। तो तब ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं मिल्टन से कि आप आइए यहाँ पर और देखिए क्या हो रहा है, उस सबको ठीक कर दीजिए। ठीक है, उसमें यहाँ पर ये एक लाइन आती है कि दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ट्वेल्ट अपार्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अपना रिव्यू आपने हमें नहीं दिया था, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू भी ज़रूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लग रही है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं या क्या इंप्रूवमेंट हम अपनी वीडियो में कर सकते हैं। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर कीजिए, एक लाइक ज़रूर दीजिए वीडियो को, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सब कुछ प्रिपेयर करने में, बनाने में, रिकॉर्डिंग करने में, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। कोई भी आपको रिव्यू देना है, वीडियो कैसी है, क्वालिटी को लेकर रिव्यू ज़रूर दीजिए, अच्छा बुरा कोई भी रिव्यू दीजिए बट रिव्यू ज़रूर दीजिए। ठीक है, हाँ, नंबर है हमारा 177। द लिटरेरी फॉर्म ऑफ कॉमर्स इज, कॉमर्स की लिटरेरी फॉर्म पूछी गई है। मास्क है, पास्टोरल, एलिजी है, या एपिक है, या फिर सोनेट है। होपिंग दैट तो अब पता ही होगा आपको, ये एक मास्क है। अगर ये पता है तो ये बता दीजिए इसको, जो ये कॉमर्स सबसे पहले परफॉर्म किया गया था, ये परफॉर्म कब किया गया था? 1634 के अंदर। ये जो परफॉर्म किया गया था, ये किया गया था जॉन ईगरटन के सामने। ठीक है, जो फर्स्ट अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे। कॉमर्स को पब्लिश किया गया है 1637 में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 178। हु मिल्टन कंसीडर्स हिज मास्टर इन पोइट्री, यानी कि किसे मिल्टन कंसीडर करते हैं अपना पोइट्री में मास्टर। ठीक है, तो मे बी क्या आंसर आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर डी, स्पेंसर को। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 179। इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट, किसकी मेमोरी में जॉन मिल्टन ने ये लाइन लिखी है? मीथोड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। बताइए किसके मेमोरी में लिखी है जॉन मिल्टन ने ये लाइन, मीथोड आई सॉ माई लेट स्पाउस सेंट। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है ऑप्शन नंबर सी, कैथरीन वुडकॉग की मेमोरी में इन्होंने लिखी है। अच्छा, जॉन मिल्टन ने 3 बार शादियां की हैं। ठीक है, जो फर्स्ट इन्होंने शादी की थी वो की थी मैरी पॉवेल से। किससे की थी? मैरी पॉवेल से शादी की थी तो 1642 में, चली थी ये 1652 तक। क्लियर हो गया? अभी एक क्वेश्चन आया था पीछे कि 1652 में एक तो जॉन मिल्टन ब्लाइंड हुए थे, दूसरा क्या इंसिडेंट हुआ था या क्या इवेंट हुआ था? तो वो यही था कि इनकी जो वाइफ की डेथ हो गई थी। इसके बाद दूसरी शादी करते हैं कैथरीन वुडकॉक से, इनसे ही 1656 में, और इस वाली वाइफ की जो डेथ होती है वो होती है 1658 के अंदर। ये पहली मैरिज, ये दूसरी मैरिज। अब बात करते हैं थर्ड मैरिज की। थर्ड मैरिज जो करते हैं वो करते हैं ये किससे करते हैं? एलिजाबेथ मिंसुल से। वो करते हैं 1662 में, और ये तो इनकी डेथ तक ही चलती है कहानी आई थिंक। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 180। पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेस डैश बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया एग्जाम के अंदर। पैराडाइज लॉस्ट में कितनी बुक्स होती हैं, कितनी बुक्स हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर? पता सभी को होगा, लेकिन गलती यहाँ पर कुछ लोग ये कर देते हैं कि वो 10 लिख कर आ जाते हैं। 10, अब 10 अगर आप लिख कर आते हैं तो वो हो जाता है गलत। ठीक है, क्योंकि 10 जो की थी पब्लिश वो की थी 1667 के अंदर, और दूसरी बार पब्लिश किया था इन्होंने 1674 में किया था 12 बुक्स के अंदर। 12 बुक्स ही कंसिडर किया जाता है जो बाद में की थी, तो आपको 12 बुक्स ही टिक करके आना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 181। द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन, वो वर्ड बताना है जो इस फेमस लाइन को कंप्लीट करता है। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन डैश। क्या वर्ड है वो? बेटर है शासन करना हेल के अंदर, रूल करना हेल में, कहां पर सर्व करने से बेहतर है? तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, हेवन। हेवन में आप नौकर बनने से बेहतर है कि आप हेल के अंदर राज करो, ये कहा है सैटर्न ने। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट
व्हाट काइंड ऑफ वर्क है सैमसंग अगेनिस्टिस? सैमसंग अगेनिस्टिस जो है वो किस तरह का वर्क है? वो एक वो वर्स प्ले है, एपिक है, लिरिकल ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है? व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, ये एक वर्स प्ले है, एपिक भी नहीं है, लिरिकल ड्रामा भी नहीं है, शॉर्ट स्टोरी भी नहीं। अब बात कर लेते हैं हम सैमसंग एगोनिस्टिस की। ठीक है, तो सैमसंग एगोनिस्टिस को जो पब्लिश किया गया था, तो पब्लिश किया गया है इसको 1671 के अंदर। ठीक है, ये एक क्लोजेट ड्रामा है। क्या है ये? एक क्लोजेट ड्रामा, और ये एक ट्रेजेडी है। क्या है ये? एक ट्रेजेडी है। इसको लिखा गया है ब्लैंक वर्स में। किसमें लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में। ये आप याद रख लें। ठीक है, इसकी जो थीम है वो है बिब्लिकल। ठीक है, क्या है? बिब्लिकल। इसकी जो वाइफ है वो है डेलिला, फादर है मनोवा। क्या है? फादर मनोवा। इसके फादर हैं किसके? सैमसंग के। सैमसंग के फादर है मनोवा, मनोवा। ठीक है, सैमसंग हिब्रू है, और सैमसंग की जो स्ट्रेंथ है ना वो उसके हेयर के अंदर है, उसके बालों के अंदर है। डेलिला जो है शादी कर लेती है सैमसंग से, और जो इसका राज है स्ट्रेंथ का वो बता देती है अपने लोगों को जो पैलेस्टाइन्स के हैं, और वो इसके बाल काट कर इसको अंधा कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर के बारे में पूछा गया है। कौन है वो राइटर? तो होपिंग दैट आपको पता ही होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जॉन मिल्टन। ठीक है, कौन है? जॉन मिल्टन। अब जॉन मिल्टन की डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो कि डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1608 और डेट ऑफ डेथ है इनकी 1674। ठीक है, अब आप मुझे ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर अभी वीडियो को पॉज करके कि जॉन मिल्टन की पहली, दूसरी और तीसरी वाइफ का नाम क्या है? क्योंकि 3 शादी हुई है, तीनों वाइफ का नाम आप मुझे सीक्वेंस में लिख कर दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर कि इनकी वाइफ्स के नेम क्या है। वीडियो पॉज कर लीजिए प्लीज। होपिंग दैट आपने आंसर कर दिए होंगे। अब देखते हैं नंबर 84। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, लाइफ ऑफ मिल्टन हैज बीन रिटन बाय, चूज द राइट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। बताइए लाइफ ऑफ मिल्टन को किसने लिखा है? तो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट राइटर्स थे उनके टाइम के, उन्होंने सबकी लाइफ के बारे में लिखा ही है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 185। जॉन मिल्टन की जो वर्क है एल एलेग्रो इन्वोक्स विच ग्रेस विद हुम ही मीन्स टू लिव। एल एलेग्रो में इन्वोक करते हैं वो किस ग्रेस को? बताइए, मिर्थ है, जॉय, हैप्पीनेस या लव? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिर्थ। कंपेनियन पीस या कंपेनियन वर्क जो बोलते हैं हम एल एलेग्रो का, वो है क्या? इल पेंसेरोसो। कंपेनियन वर्क बोलते हैं इसको, वो है इल पेंसेरोसो, इल पेंसेरोसो। इल पेंसेरोसो का मतलब क्या है? जैसे कि मेडिटेटिव मैन है, थिंकर है। ठीक है, दोनों को लिखा गया है 1645 के अंदर। कि कब लिखा गया है? 1631 के अंदर, और पब्लिश किया गया है 1645 में। ठीक है, दोनों को ही। एल एलेग्रो मतलब मिर्थ है। एल एलेग्रो का मीनिंग है द हैप्पी मैन। ठीक है, ये एक लिरिक पोयम है, ये आपको याद रखना है। दोनों को मैंने साथ बता दिया है, दोनों के पॉइंट साथ ही हैं। कंपेनियन पीस कहा जाता है, कंपेनियन वर्क कहा जाता है, कंपेनियन पोयम कहा जाता है। दोनों को साथ ही लिखा गया है और साथ ही पब्लिश किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर, वो है 186। इन विच ऑफ हिज ट्रैक डस मिल्टन से, किस ट्रैक के अंदर मिल्टन कहता है ही हु destroys a good book kills reason itself, kills the image God as it were in the eye। बताइए किस ट्रैक में मिल्टन ने कहा? अच्छा देखो यहाँ पर डेस्ट्रॉय करने की बात करिए बुक्स को। ठीक है, अब बुक्स के रिगार्डिंग जो मिल्टन ने लिखा था वो लिखा गया था किसमें? एरोपेजिटिका के अंदर। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो थोड़ी बहुत आप लाइनिंग को देखकर समझ सकते हैं किससे रिलेट करती है। एरोपेजिटिका की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। एरोपेजिटिका आज एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क है ये भी जॉन मिल्टन का। एरोपेजिटिका को पब्लिश कब किया गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको 1644 में पब्लिश किया गया है। कभी आपसे डेट भी पूछ लें इसकी कि किस डेट में पब्लिश किया गया है, तो क्या गया 23 नवंबर में 1644 के अंदर।
लिखा भी इसी सन में गया था और तभी इसको पब्लिश किया गया था, ठीक है। ये प्रोज वर्क है इनका, ये ध्यान रखना, जॉन मिल्टन का प्रोज वर्क है, ये प्रोज में लिखी थी उन्होंने, पोइट्री में नहीं लिखी थी। 87 देगा 187। हु इज थॉमस ग्रे रेफरिंग टू इन हिज लाइन्स। थॉमस ग्रे पूछ रहे हैं कि वो इंसान कौन है जो जिसको थॉमस ग्रे ने इन लाइन के अंदर रेफर किया है। नॉट सेकंड ही दैट रोड सबलाइम अपॉन द सेराफ विंग्स ऑफ एस्टेसी फ्रॉम द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। ये वर्क है इनका, इस वर्क के अंदर ये लाइन आई है। तो जाहिर सी बात है हम मिल्टन को डिस्कस कर रहे थे, मिल्टन के बारे में लिखा होगा, बट इस लाइन को आप याद रख लें कि ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी प्रूव होगी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 188। इन मिल्टन देयर इज always an appearance of effort. In Milton, there is always appearance of effort. In Shakespeare, it's scarcely any. This remark has been made by. ये रिमार्क किसने दिया है कि मिल्टन के अंदर इफर्ट्स दिखाई पड़ते हैं, जबकि शेक्सपियर में कोई भी इफर्ट्स दिखाई नहीं पड़ता है। किसने लिखी है ये लाइन? ये लिखी है विलियम हैजलिट ने, ठीक है। तो ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, टीजीटी एग्जाम में आई भी है, तो इसको आप लर्न कर लें एक बार। Whom does Milton accuse in Paradise Lost as? मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर किसको एक्यूज करता है यह कहकर, द सन्स ऑफ बैलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। द सन्स ऑफ बैलियल फ्लॉन विद इंसोलेंस एंड वाइन। बताइए, सन्स ऑफ बैलियन बोलता है उनको वो। तो करेक्ट आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबोव। वो कौन है? एंग्लिकन क्लर्गी हैं, कवैलियर पॉइट्स हैं, अपोनेंट्स ऑफ कॉमनवेल्थ हैं, यानी कि जिन चीजों को मिल्टन सपोर्ट करते थे उनको तो कुछ नहीं कहा, बाकी को सबको सन ऑफ बैलियर्स बोल दिया इन्होंने। कवैलियर पॉइट्स ये तो इंसान थे, अच्छे खासे पॉइंट थे ये भी, जो कॉमनवेल्थ के अपोनेंट थे उनको कहा, यानी कि जो मेरा विरोधी है वो बेकार इंसान है, यानी खुद को अच्छा माना है और यहाँ सबको बेकार कह दिया है, ठीक है। पॉलिटिक्स से बिलोंग करते थे ये, पॉलिटिकल पर्सन थे, तो पॉलिटिकल पर्सन की लैंग्वेज ऐसी ही होती है, वो खुद अच्छा है बाकी सारे खराब हैं। मिल्टन was appointed to the position of Latin secretary to Cromwell's government chiefly due to his work. मिल्टन को अपॉइंट किया गया था लैटिन सेक्रेटरी की पोस्ट पर क्रोमवेल्थ की गवर्नमेंट के अंदर, उसके किस वर्क के वजह से? बताइए, जब आप किसी गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं ब्लाइंडली, तो वो गवर्नमेंट आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेगी, जाहिर सी बात है। लैटिन सेक्रेटरी बनाया था इनको, लैटिन में अच्छे थे, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑन द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। ये बुक लिखी थी, जस्टिफाई किया गया था कि चार्ल्स फर्स्ट जो 1649 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था कि ये कितना ज़रूरी है, इनका एग्जीक्यूशन कितना ज़रूरी है, कि चेंज कितना ज़रूरी है, वो देश के लिए कितना ज़रूरी है चेंज, वो ये सभी चीज़ें होती हैं, ठीक। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 191। सैमसन एगोनिस्टिस शोस मिल्टन्स डिजायर टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश। सैमसन एगोनिस्ट में जो सैमसन एगोनिस्ट वो शो करता है क्या? मिल्टन की डिजायर को टू ब्रिंग ओवर इनटू इंग्लिश, इंग्लिश में क्या लाने के लिए? बताइए, रीड द ऑप्शंस। कि इंग्लिश के अंदर ये चीजें आ जाएं, क्या आ जाएं? द ग्रेविटी एंड कॉम डिग्निटी ऑफ ग्रीक ट्रेजेडीज की, ठीक है। काम डिग्निटी, ग्रेविटी जो ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर होती थी वो क्या है, इंग्लिश में भी आ जाएं। तो सैमसन एगोनिस्टिस में इन्होंने ये सब कुछ देने का कोशिश की है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 192। जॉन मिल्टन्स मैग्निफिसेंट ओड, इनकी एक शानदार ओड है जिसका नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, वाज रिटन, लिखी गई थी व्हेन द पोइट्स एज वाज, तब पोइट्स की एज कितनी थी? पूछा गया है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी कब लिखी गई थी, मतलब उस टाइम पे जॉन मिल्टन की एज कितनी थी, ये पूछा गया है बेसिकली। तो 192 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 21। आई थिंक इसको लिखा था 1629 के अंदर। अच्छा, हमें डेट कैसे निकालेंगे? एक चीज़ और भी है, 21 ईयर हमें मिल गई। अच्छा, जॉन मिल्टन के डेट ऑफ बर्थ है वो 1608 है, अगर हम इसमें 21 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 9261, करेक्ट आंसर है। तो ये चीज़ें भी करेक्ट करती हैं, ये ध्यान रखें आप, मेरा तो पैटर्न यही है स्टडी करने का। 193। व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी इज अ सोनेट बाय। एक सोनेट है व्हेन द असॉल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी, ये लिखा किसने है? जाहिर सी बात है मिल्टन ने लिखा होगा। अभी तो आपको लग रहा है इजी, अगर ये एग्जाम में आ गया ना तो ये आपसे नहीं होना। क्यों? क्योंकि वहां तो सारे राइटर्स गिवन होंगे, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट सोनेट की लाइन है, इसको लर्न कर लें ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो। कभी आप जॉन मिल्टन लगा, जो विलियम शेक्सपियर लगा दें, बाद में कहें कह रही तो गलती हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ मिल्टन, पूछा है इनमें से कौन सा वर्क मिल्टन का है? तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डी डॉक्ट्रिन क्रिस्टीना, ठीक है। ये वर्क किसका है? ये वर्क है जॉन मिल्टन का। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर है 195।
5. Who calls Milton God gifted organ voice of England? गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है मिल्टन को? तो ये जो कहा है ये कहा है टेनिसन ने। गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड कहा है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टीजी 2009 में आया हुआ भी है, इसको अच्छे से याद कर लें। ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम भी पूछ लिया जाए आपसे। नेक्स्ट वन देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ मिल्टन इज अ प्रोज वर्क, मेंशन दैट। पूछा गया कि इनमें से कोई सा एक वर्क जो है प्रोज वर्क है, वो बताइए कौन सा है वो प्रोज वर्क। लिसिडास है, पैराडाइज रिगेन्ड है, पैराडाइज लॉस्ट है, एरोपैजिटिका है। मैंने बताया भी था आपको कि ये प्रोज वर्क है, अब मैंने कई बार भी कहा था। वो है ऑप्शन नंबर डी, एरोपैजिटिका। ये एक प्रोज वर्क है। एरोपैजिटिका को पब्लिश कब किया गया है? अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उसको टाइप जरूर करें, क्वेश्चन नंबर डालें और उसको पब्लिश कब किया गया है वो टाइप कर दीजिए। वीडियो पॉज कर लीजिए चाहें तो आप। इसके बाद 197 देखें। मिल्टन्स पोइट्री इज अ मिरर इन विच द राइटर्स करेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड हु मेड दिस स्टेटमेंट। कहा गया कि मिल्टन की जो पोइट्री है वो एक मिरर है जिसमें राइटर्स के जो करेक्टर हैं वो क्लियरली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। किसने कही ये वाली बात? ये कही है मैकमिलन। ये स्टेटमेंट इन्होंने किया है, ध्यान रखें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आपके एग्जाम जो होगा 2025 के अंदर, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मानता हूँ इस चीज़ को। इसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा ध्यान से। द पीरियड नोन एज एज ऑफ मिल्टन, वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर सी, 1625 से लेकर 1660। इस टाइम पीरियड को एज ऑफ मिल्टन कहा जाता है। ध्यान रखना, ये नहीं कि हाँ जी मिल्टन का नाम 1608 में हुआ था तो 1674 में डेथ हो गई थी तो ये है एज ऑफ मिल्टन। भैया ऐसा नहीं होता है कुछ भी, यही एज ऑफ मिल्टन है। कौन सी? ये वाली। इसके बाद देखा नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 199। द एज ऑफ मिल्टन हैड 3 काइंड्स ऑफ पोएट। जो एज ऑफ मिल्टन है वो कब से कब तक थी? 1625 से लेकर 1660। ये है एज ऑफ मिल्टन। इसमें 3 तरह के पोइट्स थे, वो कौन से थे वो बताना है आपको। करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर बी, मेटाफिजिकल थे, कवेलियर थे और प्यूरिटन थे। मिल्टन जो बिलोंग करते थे वो प्यूरिटन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं लास्ट 200 नंबर। इन विच पोएम डज द फॉलोइंग स्टेटमेंट अपीयर। किस पोएम के अंदर ये स्टेटमेंट आता है? सॉलिट्यूड समटाइम इज बेस्ट सोसाइटी। अकेलापन जो है वो कभी कभी सबसे अच्छी सोसाइटी होती है, कि आपको अकेला बैठकर बहुत अच्छा फील होता है। ये जो लाइन आई है ये आई है किसके अंदर? ये आई है पैराडाइज लॉस्ट में। श्योर हैं आप? ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट को पब्लिश किया गया था फर्स्ट टाइम 1667 में 10 बुक्स में, सेकंड टाइम किया गया था 1674 टाइम में 12 बुक्स थी। ब्लैंक वर्स के अंदर लिखा गया है। आयम्बिक इसका पेंटामीटर है, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में हम इतने एमसीक्यूज को ही कवर करेंगे। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और अपना रिव्यू आप जरूर दीजिए कि वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।